अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। हुकूमत पंजाब का कहना है कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के अंदर 42 लाख ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी हम मदद करेंगे रमज़ान के दौरान, क्योंकि वो रमज़ान के अंदर 2 वक्त की रोटी भी सही तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी उनके लिए एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसी तरह वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ 21 लाख ऐसे खानदान हैं जो मुस्तहिक हैं और रमजान के अंदर हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनके लिए रमजान के अंदर 2 वक्त की रोटी यानी सहर करनी या अफ्तारी करनी उनके लिए मसाइल हो जाएंगे। ये बात मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि एक ऐसा मुल्क जिसमें हुकूमत के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर सूबा इस किस्म के पैकेज दे रहा है, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी इतने मुश्किल हालात में है कि रमजान के अंदर हमारी हुकूमत उनकी मदद कर रही है। कोई 15,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे आम पाकिस्तानियों की यह हालत है, वहां पे अशराफिया के लिए 10-10 अरब के जहाज खरीदे जा रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो हमारे जो वजीर आजम हैं उनके गैर मुल्की दौरे गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान आप देख लें कि 50 से ज्यादा दिन तो इस बरस यानी पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें उन्होंने मुल्क से बाहर गुजारा। इसी तरह उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे गैर मुल्की दौरे किए। उन सारे दौरों का जो कुल नतीजा है वो कल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादो-शुमार आए उसमें सामने आया कि पाकिस्तान के अंदर जो FDI है यानी बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी, उसमें 41% कमी आ गई है। तो ये रिजल्ट है भाई। और इसी तरीके से अगर आप MOUs को देखें तो गुज़िश्ता 4 माह के दौरान, जी हां जी, गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 112 तकरीबन MOUs साइन किए हैं। उन MOUs के नतीजे में कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है इसका भी फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आप अंदाजा लगाना शुरू करें तो आज ही मैं देख रहा था शहबाज राना साहब की स्टोरी थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत $600 मिलियन कर्जा ले रही है। क्यों ले रही है कर्जा? इसलिए ले रही है कि उसने अपने रिजर्व को, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनको मुस्तहकम करना है। तो ये वो सारी इकोनॉमी की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप हुक्मरानों के खर्चे देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, तो वो आपके सामने है। एट द सेम टाइम जहां पे ये सारी खबरें चल रही हैं वहां पे पाकिस्तान की जो सियासत है वो अभी भी इमरान खान साहब की सेहत के आगे पीछे घूम रही है। खान साहब के खानदान को उनकी सेहत के हवाले से काफी ज्यादा तहफुजात हैं। यह बताया जा रहा है कि इसी महीने की 24 या 25 तारीख को खान साहब की आंख में दोबारा टीका लगेगा। और उस हवाले से खान साहब के जो खानदान वाले हैं वो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि भाई ये उस जगह पे लगना चाहिए जहां पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हों, उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। और खानदानी जराए जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत और तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान की क्यादत के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने कैसे ये यकीन कर लिया जो हुकूमत ने आपको बताया कि उनकी आंख बेहतर हो रही है? क्या किसी डॉक्टर ने जाके उनका चेकअप किया? यानी खान साहब के अपने डॉक्टर ने चेकअप किया? तो इस हवाले से वाज़े तौर पे आपको इख्तलाफ भी नजर आ रहा है। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में उनके हवाले से भी गुफ्तगू करें। और हफ्ता भर की थी अपने मेहमानों से, उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन अफसा कोमल साहिबा, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सबके पसंदीदा जनाब इरशाद भट्टी साहब। वन एंड ओनली कुछ और वन एंड ओनली ये आप मुझे लिख के दे दिया करें, बल्कि उन्होंने मुझे 2 सफ़े लिख के दिए थे। पर टाइम की कमी है, तो अगर आप कहते वन एंड ओनली सबके पसंदीदा चलें, और काफी है, इतना ही फिलहाल अभी वो बाकी सफा अगर बाकी अभी मैंने हसन अयूब साहब का भी कराना है, अब उनका मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे साथ सीनियर सहाफी हसन अयूब साहब भी हैं। हसन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा हसन साहब से शुरू करता हूं क्योंकि हसन साहब ने उस दिन ट्वीट किया हुआ था कि खान साहब के जो जाती मौलिज हैं उनका किसी से टेलीफोन के ऊपर राब्ता हुआ है। क्या खबर है हसन भाई, क्या हो रहा है इलाज के हवाले से? क्या उनको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है? अब अगला जो इंजेक्शन लगना है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि वो जो मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा इतलात हैं, मैंने मतलब कंफर्म मैं नहीं था और इस वक्त भी मैं उसको कंफर्म करने की पोजीशन में नहीं हूं। बिल्कुल ये इतलात मौसूल हुई थी, लेकिन ये मैं अब ये कहूंगा कि मुसद्दका इतलात नहीं है, यानी ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि डॉक्टर आसिम साहब इस मुतल्लिक वजाहत जारी कर दे, लेकिन फिर मेरे कुछ जो कुलीग हैं उन्होंने उनसे राब्ता करके उनसे जब इस मुतालिक पूछा तो उन्होंने इसका डिनाइल कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि वो इतलात दुरुस्त नहीं थी, पहली बात तो ये। और जहां आप गलत हो आपको तस्लीम करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, इंसान है, गलती होती है। एक बात तो ये होगी जी। दूसरा, इमरान अहमद न्याजी साहब की क्या आंख की इस वक्त जो सूरत हाल है वो पहले से बेहतरी उसमें आई है, तो यकीनी तौर पर इंप्रूवमेंट आ रही है। बल्कि इवन के डॉक्टर्स
खुद इस बात पर जो है वो उन्होंने यानी खुशी का इजहार किया है कि बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आ रही है, उनकी आंख बेहतर हो रही है। जो उनकी आंख की तकलीफ थी, सोजिश थी, वो चीजें कम हो चुकी हैं। और इस मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई थी बैरिस्टर गौर साहब को भी और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी, यही बातें कम्युनिकेट हुई थी। अ, आगे जो मामला है कि अलीमा खानम साहिबा या इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं, उनका अपना मौकफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान उनके मौकफ के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने धरनों को कॉल ऑफ कर दिया, रमजान मुबारक की वजह थी या जो भी था, लेकिन उन्होंने साथ देने से इनकार किया है। और ये हमारे सामने ये चीज सामने आ चुकी है कि इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करके पतली गली से सुहेल आफरीदी साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा निकल चुके हैं, और उनके पीछे पीछे अलीमीन गंडापुर भी खैबर पख्तूनख्वा अपने आबाई इलाके में पहुंच चुके हैं। अब इस तरह के धरने क्यों दिए और ये ऐलानात क्यों किए, अगर आपने उसके ऊपर कायम नहीं रह सकते थे? और आपको पहले तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मुसलसल बड़े बलंगोबाग जो है वो दावे करते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर जब अमल दरामद की बात आती है तो वो अमल दरामद नहीं कर सकते। जी ठीक है, ठीक है। मैं जरा भट्टी साहब को भी शामिल करूं। भट्टी साहब, आपने सुना जो हसन भाई ने भी कहा, लेकिन ये जो सारा उनकी आंख का मसला है, खानदान वाले अभी भी ताफ़ुज़ इज़हार कर रहे हैं। पार्टी के कुछ लोगों ने जाके ब्रीफिंग वगैरह भी अटेंड की। अब अगेन उनको इंजेक्शन लगना है और कहा जा रहा है कि उनको शिफ्ट किया जाए। आपको लगता है कि अगले एक आधे हफ्ते के अंदर ये मामला सेटल हो जाएगा या अभी लिंगर ऑन करेगा? नहीं, लिंगर ऑन करेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने पहले स्टेप पे जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, मुजरमाना गफलत बरती इमरान खान के साथ। वजह इसके 4-5 स्टेप्स हैं। पहली बात कि आप मुझे बताएं कि इमरान खान की कोई आंखें ख़राब थीं, इमरान खान ने शिकायत की, इमरान खान ने वो कहा कि मुझे आंखों में दर्द है, आंखें सूज गई हैं, पानी बहता है, तो रूटीन का एक चेकअप हुआ, कोई पता नहीं बाहर। फिर उसके बाद कतरे दे दिए गए, कतरे डालते रहे, कोई पता नहीं बाहर। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ आए पिम्स के, अपनी टीम के साथ चेकअप किया, उनको लाया पिम्स अस्पताल, इंजेक्शन लगाया, वापस ले गए। हुकूमत ने कोई खबर लीक नहीं होने दी, ना फैमिली, ना इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर और ना किसी को बताया। और फिर हम असदुल्ला खान जो हमारे एंकर हैं या बाकी मीडिया वाले, उन्होंने खबर लीक की, तो फिर उसके बाद प्रेशर पड़ा। और फिर उसके बाद अता तारड़ साहब आए एक 3 पीस सूट पहन के और राहदारी में खड़े हुए और उन्होंने कहा हाँ हुआ था भाई, ऐसा हुआ था, क्यों शोर बचा रहे। तो अगर हुकूमत की नीयत साफ थी और अगर हुकूमत ने कोई जुल्म नहीं किया था तो ये एक रूटीन का मामला था। आंखें खराब हो सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपने मुजरमाना गफलत बरत ली, आप लेके आए, सवेरे एक प्रेस रिलीज जारी कर देते, नहीं की। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? इमरान खान की फैमिली को मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया। इमरान खान के जाती डॉक्टरों को मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या था कि भला और सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सलमान सफदर साहब को अदालती मुआवन बनाकर भेजा। सलमान सफदर रिपोर्ट आई 7 सफाती 22 नुकाती, और उसमें पता चला कि इमरान खान की तो एक आंख की बिनाई ही 15% रह गई। और अच्छा, ये खबर किसने दी? प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ और उनकी टीम ने। इमरान खान तो कोई डॉक्टर नहीं थे ना, तो इमरान खान को किसने बताया कि आपको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है? उनको किसने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर, आंख का प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा, खून गाढ़ा हो गया, ब्लॉकेज हो गई? ये किसने बताया? उन्होंने। उसके बाद अगला स्टेप क्या आया? उसके बाद अगला स्टेप ये आया कि जब उस रिपोर्ट आई तो पहली फुर्सत में पहला काम क्या करना चाहिए था हुकूमत को कि इमरान खान की, अल्लामा नासिर अब्बास इररेलेवेंट आदमी है, बैरिस्टर गौर इररेलेवेंट आदमी है, बरकी कजल इररेलेवेंट आदमी है। रेलिवेंट कौन है? नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज, शहबाज शरीफ रेलिवेंट थे, जो 3 अस्पताल, 3 मेडिकल रिपोर्टें, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के डॉक्टर एक छत तले, और यास्मीन राशिद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि आज रात किस तरह गुजरी नवाज शरीफ साहब। डॉक्टर अदनान ट्वीट किया करते थे कि मैं मिला, ये हुआ, ये हुआ। तो उनको ना उनकी फैमिली को मिलाया गया, ना उनके जाती डॉक्टरों को मिलाया गया। और फिर उसके बाद क्या किया गया? एक और रिपोर्ट आ गई, और एक रिपोर्ट क्या आई? वो रिपोर्ट किसकी थी? नदीम कुरैशी, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ, जिसमें मेडिकल साइंस में एक मोजजा हुआ। मोजजा ये हुआ कि मैंने कोई 7 जो रेटिनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आंखों के, उनसे बात की। मैंने कहा इसमें क्या होता है? उन्होंने कहा कि इसमें ये कभी नहीं होता
कि पहले इंजेक्शन के बाद, इंजेक्शन का साइड इफेक्ट यह भी होता है कि बंदे की मुकम्मल नजर जा सकती है, लेकिन इमरान खान की खुशनसीबी है कि एक आंख में है, तो लिहाजा यह कभी नहीं होता कि आंख इंप्रूव हो गई। जो प्रोफेसर डॉक्टर आजम नजीर तारड़ हैं, जो रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने 70% कहा है। तो 70, वो तो वजीर कानून है। अच्छा, नहीं मैं समझा वो शेखपुरा बार में उन्होंने 70% कहा था। तो ये मेडिकल साइंस का जो मोजजा हुआ, ठीक है, ये भी झूठ। मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ बताया वो झूठ, आजम नजीर तारड़ साहब ने जो कुछ बताया झूठ, हुकूमत जो कुछ बोल रही वो सारा झूठ, और दोनों मेडिकल रिपोर्टें। और ये सारा अब क्या था जो इस राई को पहाड़ बना दिया? क्या वजह क्या थी? सिंपल एंड सादा वजह है कि यार, जो इमरान खान का सियासी इखलाकी कानूनी हक है कि आप उनकी बहनों को बिल बुलाएं, उस हक को रोकने की और डॉक्टरों को बुलाएं और एक अस्पताल में चेकअप करवाएं और रिपोर्ट जारी कर दें। ठीक है। अच्छा, इमरान खान का आखिरी पैगाम क्या है बुशरा बीबी के जरिए, अपनी बेटी और भाभी के जरिए, कि मैं अपनी आंख को लेकर शदीद तशवीश और तकलीफ में मुब्तला हूं। पहला कि इसका मतलब इमरान खान की आंखें हाईलाइट करें, एक इसका पहला आंख नहीं ठीक। दूसरा पॉइंट यह था कि मेरा जो ट्रीटमेंट हो रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तीसरा पॉइंट कि मुझे डील नहीं चाहिए राना सनाउल्लाह वाली, मुझे डील नहीं चाहिए। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान। और आखिरी इमरान खान का जो इससे मोस्ट अलार्मिंग है वो ये है कि जो मेरे टेस्ट हुए उनके रिजल्ट्स भी मुझसे शेयर नहीं किए गए। तो ये हुकूमत झूठ बोल रही है। चले, मैं और ये हुकूमत की मेहरबानियों से ये मसला इतना बड़ा है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सर इसमें तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और जो खान साहब के खानदान वाले, उनमें भी इख्तलाफ नजर आता है। खान साहब की बहनें तो बरमला कह रही हैं कि इन रिपोर्ट्स को हम नहीं मानते, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब भी कह रही 6/6 हैं, उनकी आंख ठीक हो गई है, नजर आ रहा है। कोई दीगर जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं। तो आपको लगता है कि वाज़े इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ की क़यादत और खान साहब के खानदान वाले में? बिल्कुल जी, हर तरह से हुकूमत ने जिस तरीके से हैंडल किया, उनके अपने हलकों के अंदर भी बिल्कुल बेखबर थे। अता तारड़ साहब को तो वजाहत देनी पड़ी और कंफर्म करनी पड़ी है खबरें, क्योंकि आप जैसे हालात हैं उसमें तो नजर आता था कि हुकूमत को एक एक कदम फूंक फूंक के खान साहब के हवाले से, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी होती है कैदी, खासतौर पर इस किस्म का हाई प्रोफाइल, बहुत बड़ा सेटबैक हुआ हुकूमत के लिए। लेकिन पीटीआई की जो आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से उसने काफी हद तक वो हुकूमत की जो एक सुबकी और सारी तनकीद उनकी तरफ थी, उसको इनकी इंटरनल डिफरेंसेस के ऊपर भी मेरे ख्याल से अब गुफ्तगू एक तरह से इन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया ना सारी रिपोर्ट्स जो को। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है उसके अंदर शामिल होना बैरिस्टर गौर साहब का, अलामा साहब का, और रिपोर्ट के अंदर फिर ये कहा गया कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। फिर जो डॉक्टर साहब गए, अभी डॉक्टर इरशाद भट्टी साहब ने बड़ा तफसीली इसके ऊपर तबसरा किया। अल शिफा के जो डॉक्टर साहब हैं वो ये कहा जा रहा है कि खान साहब के जाती मॉलेज की तजवीज करदा डॉक्टर है। पूरी चीज पे हुकूमत ने भी वेट किया और आखिर में आकर इस सब चीजों को अपने आप को एक तरफ साइड पे कर लिया। सो अब यकीनन खान साहब की फैमिली में बड़ा इस हवाले से तशवीश पाई जाती है और मामला भी इस किस्म का होता है, हसास मामलात होते हैं, सेहत के मामलात होते हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जितनी इसके अंदर हसासियत और संजीदगी थी, बड़ी परेशानी थी पीटीआई के सपोर्टर्स के अंदर भी, वो मुझे लगता है कि उसमें खुद पीटीआई ने भी बड़ा किरदार अदा किया। जैसा कि पार्लियामान में धरना दिया, केपी हाउस में, उसके बाद बगैर किसी बात आपकी कोई भी नहीं मानी गई और आप उठ गए, वो धरना खत्म, वो धरना देने की फिर जरूरत नहीं थी। अली अमीन साहब ने तो मोहसिन नकवी साहब की तारीफ भी कर दी इसी धरने के दौरान, और वो तमाम चीजें जो है वो पीटीआई के ऊपर पूरली रिफ्लेक्ट किया उसने। सेकेंडली ये है कि आपने जो बात की कि उस जो रिपोर्ट है उसको लेजिटिमाइज बहुत सारे तरीकों से कर दिया गया है। इत्मीनान बख्श का लफ्ज इस्तेमाल करना, जबकि हम इन बीमारियों का जो नाम ले रहे हैं हमें एग्जैक्टली नहीं पता जब तक एक इंडिपेंडेंट उनकी चेकअप नहीं होता है। सो कि एग्जैक्ट आया क्या प्रॉब्लम है, आंखों के हर तरह के अमराज होते हैं। सो मैं नहीं समझती कि इस वक्त कोई भी इस पोजीशन के अंदर है। जिन डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट मुरतब की है ये कहना भी बहुत जरूरी है। अथर इनफैक्ट मैं कहना ये चाह रही हूं कि जो एक तासुर में पिछले हफ्ते मिल रहा था कि पीटीआई को अंधेरे में रखा हुआ है, वो तासुर गलत साबित हुआ। काफी हद तक ऑन बोर्ड रही है पीटीआई, खा वो डॉक्टर साहब को तजवीज किया गया। इसमें लगता है कि खानदान वाले शायद जो हैं उस तरह ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन पीटीआई के कुछ लीडर, और लग रहा है कि प्ले अराउंड किया गया हुकूमत की तरफ से भी सारी चीज को। उनको ये अंदाजा हुआ कि उनका उनसे बड़ा गलत फैसला हो गया कि 6 दिन ये खबर छुपा के रखी गई। डॉन ने भी रिपोर्ट कर दिया, दीगर जर्नलिस्ट ने भी रिपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद चीजें जो है ना उनको लग रहा था कि खराब होंगी, वो सारी तवज्जो चली गई पीटीआई और उनकी इन मामलात के ऊपर। अच्छा, हसन अयूब साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने डील की बात की और फिर आज फैसल वाडा साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि डील तो कोई नहीं हो रही, और अगर उनके साथ कोई डील होगी, अगर वो बाहर आएंगे तो फिर वो आपके ही पीछे जाएंगे, यानी सियासतदानों के खिलाफ इमरान खान साहब कार्रवाइयां करेंगे। तो ये जो डील की बात इतने सीनियर हुकूमती शख्सियत की जानिब से आना, आपके पास क्या खबर है, आपका क्या तज्जिया है इस पे?
दिन राणा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, मैंने उसी दिन ही इसके ऊपर अपनी खबर बता दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 to 8 PM वाला जो हमारा प्रोग्राम होता है एयरवाइव के ऊपर, वो दोनों दिन ही वो नशर नहीं हो सका। एक दिन तो रूते हलाल कमेटी का इजलास था और आज जो है वो जो पीस बोर्ड है उसकी मीटिंग है, इस वजह से वो शायद नशर नहीं हो सका। मैं रिपीट कर देता हूं आपके प्रोग्राम के अंदर। देखिए, जो डील की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, इमरान अहमद न्याजी साहब को कोई डील जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तक ऑफर नहीं कर सकते। अगर वो चाहे भी तो वो उनको कोई डील नहीं दे सकते। पहली बात तो ये। और तो मोहसिन नकवी साहब या हुकूमती दीगर लोग तो यानी किसी काउंटिंग में ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो 9 मई के मरकजी मुल्जिम हैं। आप उनको यानी प्रिंसिपल एक्यूज करार दिया जा रहा है इस्तिखासा की तरफ से, और GHQ हमला केस के अंदर भी आपको मालूम है कि वो शामिल हैं। तो ऐसे शख्स को सैयद आसिम मुनीर भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो DGISPR ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा था कि ये अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। तो पाकिस्तान के अवाम को यानी रियासती इदारों के ऊपर जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से हमलावर हुए, जलाओ गिराव किया, शोधा के जो स्टैचूज थे उनको, यादगारों को जो है उनकी बेहुरमती हुई, तो उसके ऊपर सैयद आसिम मुनीर भी इस पोजीशन में नहीं है कि उनको NRO दे सके। तो लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब से उन्होंने बड़े दुरुस्त तरीके से पूछा कि कब ये डील ऑफर हुई, कब की ये बात है, किसने ये डील ऑफर की, इसका जवाब दें। और फिर उन्होंने उड़ते तीर वाली भी एक मिसाल दी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो राना सनाउल्लाह साहब चाह रहे थे, वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासत कर रहे हैं, वो इनको उलझाना चाह रहे हैं कि डट के खड़ा कप्तान, लेकिन कहीं हकीकत में ही तो डील ना कर जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि बहुत से लोगों ने हालिया दिनों के अंदर जो ट्वीट्स भी किए थे, जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब तर समझे जाते हैं, उन लोगों ने भी कहा कि शायद कोई डील होने वाली है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी किस्म की कोई डील कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर नहीं होगी। पब्लिक अपॉलॉजी जब तक नहीं करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेटस है वो बहाल नहीं हो सकता। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो भट्टी साहब से ये भी पूछेंगे और उसके साथ जो एयर पंजाब के हवाले से आजकल खबरें आ रही हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक तरफ मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि वफाकी हुकूमत बता रही है कि इतने लाख या इतने करोड़ खानदान है उनकी हम मदद कर रहे हैं, कुल मिला के अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लगता है अगर इन सारे खानदानों को इकट्ठा किया जाए जो सारे सूबों के अंदर है, लगता है ऐसे कि ऑलमोस्ट आधी आबादी पाकिस्तान की ऐसी है कि जो रमजान में भी अगर हुकूमत की तरफ से ये पैकेज ना मिले तो उनके लिए सहरी और अफ्तारी करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे माहौल के अंदर 10 अरब के जहाज खरीदे जा रहे हैं। कंप्लीट आपको वो लैक ऑफ डिस्कनेक्ट नहीं आपको नजर आता? टोटल डिस्कनेक्ट इशराफिया में और आम आवाम में। 2 जुमले इससे पहले। पहली बात तो यह कि राना सनाउल्लाह साहब का ताज़ा अभी मैं प्रोग्राम में होके आया हूँ, उसमें ताज़ा उन्होंने अपनी बात से वो मुकर गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हालांकि जो मैंने 4 मरतबा सुना, लेकिन उन्होंने कहा, जाहिर है उन्होंने कहा कि जी वो आउट ऑफ क्या होता है वो कॉन्टेक्स्ट, ये अंग्रेजी का से हटकर, सियाको सबाक से हटकर ये मेरा चलाया गया, तो मैंने तो डील की बात ही नहीं की थी, ना डील ऑफर हुई। तो राना हसन अयूब ठीक कह रहे हैं, राना सना भी मुकर गए। दूसरी बात, अभी जो बहस हो रही थी, आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई की कितनी लड़ाइयां हैं, पीटीआई कितना मौसर इhtजाज कर पा रही है, नहीं कर पा रही, सोहेल अफरीदी क्या कर रहा है, अली मीन गंडापुर क्या कर रहा है, सलमान अकन राजा क्या कह रहा है, बैरिस्टर गौर और इलामा नासिर अब्बास कह रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ये इमरान खान की कोई सियासत का मामला नहीं है, ये इमरान खान की जात का मामला है और उनको वो बीमार हैं। तो खबर छुपाकर क्यों रखी गई ये पूछना चाहिए, फैमिली को अब तक क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा ये पूछना चाहिए, जाती डॉक्टरों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा ये पूछना चाहिए। तो ये चीजें सर उनकी लीडरशिप को भी तो पूछनी चाहिए। देखे ना, अगर लीडरशिप कहे कि हम मुतमईन हैं और उसकी आंख ठीक है, तो फिर तो देखे ना, लोग तो यही कहेंगे कि सियासी साथी उनके मुतमईन है, तो आम बंदा फिर अगर इस पे आप सियासत करना चाहते हैं और सियासत को लाना चाहते हैं तो फिर तो ये सवाल बनता है। अगर आप इसको इमरान खान की जात के हवाले से देखना चाहते हैं, क्या कहती थी मुस्लिम लीग कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो कत्ल का मुकदमा किसके खिलाफ होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ।
तो उसमें तो कोई सियासत नहीं थी ना। अब इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए ना कि इन्होंने जो मुजरमाना गफलत की है। तो खैर वो उनकी जाने, उनकी सियासत जाने, वो कितने क्या वो कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, जब से इन दो खानदानों के हत्थे चढ़ा है ये मुल्क, मैं तो अक्सर कह रहा हूं कि जब तक इन दो खानदानों के ये मुल्क हत्थे है, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये ज़हन में रखिएगा। हमारा सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो हाउस ऑफ शरीफ है और हाउस ऑफ भुट्टोज हैं। अगर हमारी जिंदगियों में तो ये इन्होंने नहीं कोई बदलना, ना कोई इधर उधर होना है, अभी तो अगली उनको गद्दी नशीनियां मिल रही हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, ये हटेंगे तो मसले बाकी हल होंगे। सारे मसाइल की वजह ये है। ये वो मुल्क था जिसने जापान की मदद की थी, जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था, जिसने चीन और अमेरिका की सुलह कराई थी, जिसकी ज़कात एक खलीजी मुल्क में जाया करती थी। ये वो मुल्क है जिसमें अब हमें एक तरफ कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान भर चुका है, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे आ गए हैं। और अभी आपने बताया कि खैर से 36वें दौरे पे निकल चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, या होके आ गए हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की वली अहद, मुस्लिम लीग की वली अहद और मुस्लिम लीग की अगली वजारत उज़्मा की उम्मीदवार। और मेरी बैरून मुल्क के अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी डेथ सेल में। और मेरे और आपके अरबों रुपए अपनी जाती तशहीर पर खर्चने वाली मरियम नवाज साहबा, और एक दिन नौकरी नहीं की, एक दिन कारोबार नहीं किया, और अरबपति हो जाने वाली मरियम नवाज साहबा एयरफोर्स के चार्टर्ड जहाज में अपनी आल उलाद, अपनी नौकरानियों को, अपने चहेतों को, अपने लाडलों को जापान, ब्राजील, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड फिराने वाली। और खैर से पता नहीं वो किसके पैसों पे गए थे जब शादी का कार्ड दुबई देने गए थे, खैर वो तो छोड़ दें। अच्छा, 11 अरब रुपए का जहाज ले लिया, 11 अरब का, 10 अरब या 11 अरब का। अब कह रहे हैं कि बड़ा मजे का पॉइंट है कि हम तो ये पंजाब लॉन्च कर रहे हैं। चाचा जानी क्या कह रहे हैं, 6 अरब के 10 अरब की पीआईए बेची, तो क्या कह रहे हैं, ये कोई कारोबार हुकूमत के करने के। 45 हुकूमती इदारे जो खसारे में, उनका पता है 823 अरब का खसारा है और 300% खसारा बढ़ा है। तो चाचा जानी ऊपर से इदारे हटा रहे हैं, ये पंजाब लॉन्च कर रही है। और फिर दूसरा बड़ा मजे का प्रोग्राम है, तालीम प्राइवेटाइज कर दो, ये हुकूमत का काम नहीं है। सेहत प्राइवेटाइज कर दो, ये हुकूमत का काम नहीं है। जहाज हम चलाएंगे, मैं कब्जा कर ले स्टेशन पे, मैं गड्डी आप चलावांगा, मेरी साइकिल हौली सी जल्दी से, मैं जहाज फुल पे जावांगा। साइकिल यानी मैं जहाज हमने उड़ाना है। तो अगर एयर पंजाब बन रही है तो कहीं रजिस्टर तो हुई होगी। अगर एयर पंजाब बन रही है, कहीं सिविल एविएशन से लाइसेंस तो लिया होगा, कोई दफ्तर तो होगा, कोई एमडी, कोई सीईओ तो होगा। करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई का ये हाल है, और टैक्स, सूरज पे टैक्स लग गया है। और खैर से ये वो चले और चला रहे हैं एयर पंजाब। और आखिरी मजे की बात, जी क्या पता नहीं, ये मुझे किसी ने भेजी है, वल्लाह आलम के दस्तयाब फ्लाइट्स जो रिकॉर्ड है इनके मुताबिक, ये 19 सीटों वाला लग्जरी जो सोफा कम बेड वाला गल्फ स्ट्रीम G500, ये भी पूरा अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है। जी। तो ये जो है ना, ये लाहौर से सियालकोट के लिए भी गया है, मियां वाली भी गया है, और लाहौर के ऊपर भी 1.25 घंटे उड़ता रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाज आएगा वो तो उड़ेगा। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि भाई आप कह दें, हमने क्या बिगाड़ लेना है आपके चंपू चुमारों ने, हमने अच्छा, आप कह दें आपका अपना जहाज है, आपने अपने लिए लिया। अब सर ये जो इस दौर में ना, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो हुकूमत के ऊपर होता है, लेकिन एक चीज बड़ी यूनिक है, उस क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं होता। चाहे वो इश्तिहारी मुहिम हो, आपने जूस के डब्बों पे भी अपनी तस्वीरें लगा दी, सैलाब के दौरान भी आपने देखा, और बाकी जो कुछ भी हो रहा है, गैर मुल्की दौरे भी हो रहे हैं। और जिसने वो खारिया में वो झंडे पे मरियम नवाज के, उसको अगली मरतबा सितारा इम्तियाज देना है, ये ज़ेन में इम्तियाज जनरल स्टोर से खरीद के। नहीं वो देंगे, पर वो साफियों की इतनी बड़ी लिस्ट है तो बाकी किसी और को क्या मिलेगा सितारा इम्तियाज। पर एनीवे, अब सर ये जो है, ये जिस तरीके से खर्च किया जा रहा है पैसा, और मईशत की बेहतरी का दावा लेके ये लोग आए थे। आज हालत ये हो चुकी है कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई है। आपका स्टेट बैंक बता रहा है आप 600 मिलियन का प्राइवेट एक बैंक से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जो डॉलर्स के आपके ज़र मुबादला के ज़खारे उनको मुस्तहकम करना है। तो हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार, हुकूमत के सारी चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन अभी भी बयानिया उनको यही है कि हमने तो मईशत को बहुत बेहतर कर दिया। देखिए, पंजाब हुकूमत के लेवल पर बैड ऑप्टिक्स हैं एक के बाद एक।
जितने भी पैसे लगाए गए टैक्स पेयर के पैसे अपने इस तशहीर के लिए, वो सारा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ, उसको नुकसान ही हुआ। अभी जो सवालात वहां पर उठते हैं, एक तो जिस तरह आप बात करें चैरिटी के ऊपर कौन से मुल्क चला करते हैं, एक महीने के लिए आप लोगों को राशन प्रोवाइड कर देंगे या कुछ रकम दे देंगे, उसके बाद क्या होगा उन सारे लोगों का? तो ये तो ज्यादा सीरियस सवालात उठते हैं इसके ऊपर। और हमारे यहाँ एक बड़ा फोकस रहा है, ये खान साहब के दौर में भी कहा जाता था कि चैरिटी ड्राइव्स के बड़ा तस्करा हुआ करता था। यकीनन पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात, आम लोग तमाम रमजान के अंदर बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। लेकिन हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि वो ये बात करें खैरात और ज़कात देने की, खैरात के हवाले से बात करें। पंजाब गवर्नमेंट के जो मेरे लिए बहुत मुझे लगता है कि आगे स्कैंडलस भी मामलात होंगे, खा भी वो कितनी तशहीरी मुहिम चला लें, कितने बड़े तस्वीर उनकी छपें और उस पर कितना ही खर्चा क्यों ना आए। फिर इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन और खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन के जो भी प्रोजेक्ट आप लाहौर की हद तक करते रहें, सवाल उठता है तो फिर वो उठता है जब आप सीसीडी के हवाले से रिपोर्ट आती है HRCP की, और उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से बगैर कोई इंसाफ किए लोगों को जो है जो मुजरिमाना सरगर्मियों में इन्वॉल्व हों, लेकिन उसमें जो कानून के तकाजे उसको पूरे किए बगैर पुलिस मुकाबलों में लोग मारे गए। ये मेरे ख्याल से इस पे बड़ा गौर करना चाहिए पंजाब हुकूमत को। ये ऐसे मामलात होते हैं कि जब आप ताकत के जोम में होते हैं तो उस वक्त तो आपको बॉदर नहीं कर रहे होते, लेकिन असल में तो यही इश्यूज हैं जो फिर मुस्तकबिल में जो है वो आपके खिलाफ वादा माफ गवाह भी इधर से ऐसी सिचुएशन से ही निकल कर आते हैं। सो आई थिंक जो आप बात करें ओवरऑल जो डिप्लोमेटिक हमारी अचीवमेंट्स रही हैं पाकिस्तान में, उनको ट्रंप का पाकिस्तान की तारीफ कर देना, उनकी क़यादत की, उसको इस हवाले से देखा गया था कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट भी आएगी। वो खाली खुली तारीफ कर देने को तो कोई उम्मीद की लहर नहीं उससे पैदा हुई, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि उसको ट्रांसलेट किया जा सका पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, बिलखुसूस इस वजह से कि हमने एक सेटअप किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए, जिसकी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती है माजी में SIFC के तहत। तो उसमें अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी, सिर्फ MOUs जो है वो हमारे सामने रखे जाते रहे, लेकिन ये मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा सेटबैक है इस वन पेज निजाम का। ठीक है हसन भाई, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो इन्वेस्टमेंट के सारे मामलात हैं और मईशत की बेहतरी के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हालत ये है कि जो ही रमजान शुरू हुआ तो हमें करोड़ों लोगों को पैकेज देने पड़ रहे हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तानी जो है वो रमजान भी सही तरीके से उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए बिल्कुल जो सवाल है इसका मैं जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं ये कहूंगा कि ये गल्फ स्ट्रीम का एक लग्जरी प्राइवेट जेट जो है ये मंगवाने की जरूरत नहीं थी, और ये यानी एयर पंजाब के लिए कम से कम इस्तेमाल नहीं होगा। ये 13 सीटर है या 19 सीटर है, इससे ज्यादा इसके अंदर सीट्स मौजूद नहीं है, तो ये कमर्शियल यूज के लिए तो इस्तेमाल हो नहीं सकता। अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा को नया जहाज दरकार था तो ठीक है, ये बता दें कि जी हमने जहाज एक खरीद लिया है। पंजाब एक अमीर सूबा है जिसके पास वसाइल हैं, लेकिन वो वसाइल अवाम के लिए हैं। NFC के तहत जो उनको हिस्सा मिल रहा है ये पंजाब के अवाम का ही हिस्सा है, जो कि वो अब अपनी लग्जरी के लिए इस्तेमाल करेंगी, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो मैं इस बात के हवाले से अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना चाहूंगा। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जो CCD की बात कर रही थी अफसा, तो CCD की जो 2000 की फोर्स है, आप यकीन करें कि पंजाब के अंदर उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। सुहेल जफर चड्ढा साहब जो हैं, जो वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सर्विस इस वक्त वो सुबह शाम काम कर रहे हैं, उन्होंने क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया ना। कोई नेक पारसा शरीफ आदमियों के खिलाफ तो घेरा तंग नहीं किया हुआ। वो लोग यहाँ पर जिस तरीके से कत्लो गारत कर रहे थे, लोगों की इज्जतें आबरूएं लूट रहे थे, लोगों की जमीनों और जायदादों के ऊपर कब्जे कर रहे थे, एक किस्म का जो है उन्होंने अपना ही कानून राज किया हुआ था। उनके खिलाफ अगर सुहेल जफर चड्ढा की सरबराही में CCD काम कर रही है तो मैं तो कम से कम उसको सलाम पेश करूंगा। क्रिमिनल्स के लिए वो डरावना ख्वाब है, लेकिन आम शहरी को उनसे कोई तकलीफ नहीं है। एक बात तो ये होगी ना, क्या किसी आम शहरी को CCD तंग कर रही है? किसी आम शहरी की इज्जत के ऊपर हाथ डाल रही है? ऐसा काम नहीं है। अगर वो क्रिमिनल्स को, वो पता नहीं कौन कौन से बट थे जिनके बारे में ज्यादा शोर मचा कि जनाब उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी, लेकिन इस बात के हवाले से उनको इल्म नहीं है कि उसको छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हुआ था, और पुलिस पार्टी ने फिर आगे देवर रेडी कि जनाब ये इस किस्म का क्रिमिनल है, इसको छुड़वाने के लिए हमला होगा, तो वो देवर रेडी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो मारा गया बीच में, और उनके लोग भी मारे गए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए।
तो उससे ज्यादा हाइप क्रिएट होगी सुहेल जफर चड्ढा साहब से मुतल्लिक। वो सुबह दोपहर शाम काम करता है, खराजी तहसीन का मुस्तक है, और उनको वाकई वो जो मेडल होता है ना बहादुरी वाला, वो मिलना चाहिए जी। एक बात तो ये होगी। रहा सवाल जी के पाकिस्तान के अंदर जो कि इस वक्त गुर्बत है, तो गुर्बत एक हकीकत है, और इस गुर्बत को खत्म करना या इसमें कमी लाना हमारी हुक्मरान जो जमाते हैं उनका ही ये फर्ज है। इस जिम्मे में वो अपने अखराजात को कम करें और लोगों की फलाह के लिए रोजगार के मौके जो है क्रिएट करने चाहिए। लेकिन वफाक की जो इस वक्त गुर्बत है, वो पंजाब उतना गरीब नहीं है। अगर आप देख लें, हुकूमत का अगर काबिल जायजा लिया जाए, पंजाब के पास वसाइल हैं, वो एक जहाज की जगह 10 जहाज भी खरीद सकते हैं। उनके पास इस हवाले से फंड्स मौजूद हैं, लेकिन ये फंड उनके जहाजों पर खर्च नहीं होने चाहिए, बल्कि आवाम के ऊपर खर्च होने चाहिए, अवाम पे खर्च होने चाहिए। मुझे हसन साहब एक ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक से वापस अफसा इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। अफसा आपके पास आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब साहब कुछ कहना चाह रही थी कि ये जो बात हो रही है सीसीडी वाली, क्योंकि हमने मीडिया ने बड़ा नजरअंदाज किया इस सारे मामले को। एक कानूनी कवर दे देने से ये नहीं हो जाता कि आपके फैसले दुरुस्त हैं। दुनिया चलती है सिविलाइज तरीके से, और इंटरनेशनल राइट्स, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है आपने। यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, और आपका लॉ ऑफ द लैंड भी होता है इस मुल्क का। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपने शुरू में तो ये कहा कि इससे एक खौफ पैदा करना चाहते हैं ताकि क्राइम कम हो जाए। छोटे लेवल की अब किसका क्या जुर्म है और उसको आप क्या सजा दे रहे हैं? इनकाउंटर में मार देते हैं जब उसके खिलाफ तमाम सबूत और शवाहिद भी आपके पास मौजूद है, अगर किसी ने को कत्ल किया हुआ है, तो क्या हर्ज है उसको अदालत में लेकर जाया जाए? मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग टर्म भी इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। ये एक टाइम बीइंग के लिए कानून बनाया गया है, उसके तहत आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं मुस्तकबिल में। जो HRCP की रिपोर्ट है उसमें यह बात भी कही गई है कि जिन लोगों के एनकाउंटर्स किए गए और उनकी जो तादाद लिखी है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उसकी तादाद कहीं ज्यादा यह खदशा जाहिर किया जा रहा है, बताई जाती है, लेकिन विक्टिम्स की फैमिलीज तक मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। तो इतने बड़े जराइम पेशा अफराद हैं, और यकीनन होंगे उनके अंदर मुख्तलिफ जराइम में मुलविस लोग ही हैं। जैसा कि एक शख्स है जिसने अपनी बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया, उसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद थे, तो उसको एनकाउंटर में मारने की क्या जरूरत है? आप अदालत में लेके जाए मामला। सो दैट माय पॉइंट इज कि अगर तो कोई लॉ नहीं होगा और अंधेर नगरी होगी, इसी तरीके से किसी को भी कत्ल कर दिया जाएगा, आप एक तकरीर करेंगी और उसमें आपसे स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, उसको एक रिपोर्टर उसका क्लिप लगा देगा तो उसको भी उठवा लिया जाएगा, और उसकी आपकी हुकूमत ओनरशिप भी लेगी कि इसने गलत खबर दी, तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। ये वैसे ही मामलात हैं। बेशक ये कानून मौजूद होगा, बेशक इससे खौफो हिरास पैदा हुआ जराइम पेशा अफराद के अंदर, लेकिन खौफो हिरास आम आदमी के अंदर भी पंजाब के अंदर पैदा हुआ है। किसी गलत फहमी की बुनियाद पर किसी की जिंदगी खत्म कर देना पूरी दुनिया में कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं भी समझती हूँ, मैं HRCP की रिपोर्ट को मजीद जो है वो आगे बढ़ाना चाहूंगी आपके शो के जरिए, और ये कहना चाहूंगी कि जहां भी ये इंसानियत इस किस्म के HRCP भी यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि आला अदालती तहकीकात करवाई। सिविलाइज्ड दुनिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। जी भट्टी साहब, अब ये मामला सारे किधर जा रहे हैं, इस पे भी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो। पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत की बात हो रही थी, तो मेरा ख्याल है अब वफाकी हुकूमत को पंजाब से कर्ज लेना चाहिए। ये $600 मिलियन जो है ना, ये बाहर से लेने की बजाय ना, वसाइल हैं पंजाब हुकूमत के पास इतने ज्यादा। तो शहबाज शरीफ साहब के घर की बात है, तो कोई ज़र मुबादला भी रखवा लें, एक वफाक के लिए भी जहाज ले लें। जिस दिन ये ऑडिट हो गया पंजाब हुकूमत का, ये जो इनके हैं सारे प्रोजेक्ट्स, उस दिन लग पता जाएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, कोई पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप समझते हैं कि उनको कोई एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे सहूलतें हैं या एक्स्ट्रा उनके पास अथॉरिटी है पंजाब के हुकूमत के पास? इसलिए कि हमने ये भी देखा है कि इमरान खान साहब कहीं पे टीवी पे नजर नहीं आ सकते। जिस दिन मरियम में भी उनके क्लिप्स चलवाएंगे तो इमरान खान हर जगह पे नजर भी और वो भी स्टूडेंट्स के सामने, वो सरकारी टीवी भी उस दिन जो है वो चला रहा होता है। मरियम नवाज साहब अभी बताया है कि वो वलीअहद है नवाज शरीफ साहब की। सर उधर बरतानिया में बादशाह के भाई को पकड़ लिया इख्तियारात के बस बादशाह हैं, और वो भाई वो किधर गया? वो लोगों को मिला है? तो बात की किसी ने? और वो बाय द वे असली बादशाह, वो ये जो नकली बादशाह होते हैं ना, नकली और जाली शहजादे और शहजादियां होते हैं, इनके इख्तियारात ज्यादा होते हैं। वो किस कैपेसिटी में डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग कॉल करते हैं? और इसलिए
ये कौन सा कानून है? इसलिए जवाब देगा? सोहेल अफरीदी के कह रहे हैं कि वो अपनी वो जब टर्न पे बोलेंगे इस तरह, मैं अब भाई उनकी टर्न पे किस नहीं बोला तो capacity मुझे से- समझ भी नहीं किस आ रही भाई capacity दवे से कि वो कहना क्या बोल चाह सकते रहे हैं कि मरियम नवाज का डिफेंड करना चाह रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड करना चाह रहे हैं या सोहेल अफरीदी को मैं कह बुरा रहा हूं कहना कि चाह रहे हैं या आपकी उसके भाई को नजर बुरा जो है कहना ना, चाह रहे उस तरफ हैं। नाबीना अगर होती कुछ है। वहां भी हुआ है तो सोहेल अफरीदी गलत की हुआ तरफ, होगा, KPK की तरफ। अगर जिस तरफ होता है गलत। अच्छा, दूसरा जो अभी आपने बात की CCD की, Yes. पानी पी ले भाई मेरे, पानी पी ले। अच्छा, दूसरी जो बात है CCD की, मैं CCD के हक में हूं। अच्छा, हाँ, CCD ने कमाल काम किया है। मैं पंजाब से हूं। ये बड़ा आसान है कहना इस स्टूडियो में बैठकर एक पुरतर के उसको लेके अदालत में जाएं। ओ भाई, इस मुल्क हम मेरे इर्द गिर्द इतने जना के मुकदमे, इतना सोशल प्रेशर, और फिर जना करने के बाद वो उसी महल्ले में मूंछों को ताव दे के फिर रहे होते थे। कौन सी अदालतें हैं भाई आपकी कि कब इन अदालतों ने इंसाफ दिया है? तो फिर ये 12 आपको मुकदमों यकीन है कि ये 900 12 बंदों को अब वक्त की कमी है, मुझे जरा ब्रेक भी लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं।